हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में और उसको एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में अलोंग विद सम न्यूमेरिकल्स। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है? किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट वो सब्सटेंस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। मान लीजिए आप बाइनरी सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जो पे दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो कितना मैक्सिमम सॉल्यूट जो है आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, उसी को ही हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ ये नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ये प्रेशर पे डिपेंड करेगी। अब इन फैक्टर्स का इफेक्ट जो है हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। इसका मतलब कि आप पहला कंसीडर करेंगे हम जो सॉल्यूशन देख रहे हैं हम सॉलिड का लिक्विड में, इन विच सॉल्यूट जो है हमारे पास वो क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। सेकेंड हम कंसीडर करेंगे जहाँ पर सॉल्यूट हमारे पास गैसियस है और सॉल्वेंट क्या है, वो लिक्विड है। क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब पहली चीज़, हर एक सॉलिड जो है किसी गिवन लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होता। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है और शुगर है, हम बहुत कॉमनली देखते हैं ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ नैप्थलीन और एंथ्रासीन जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। ऑन द अदर हैंड नैप्थलीन और एंथ्रासीन जो है वो बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड और शुगर जो है बेंजीन में सॉल्युबल नहीं होते। हम वाटर जनरली कंसीडर करते हैं एज अ सॉल्वेंट, बट वाटर के अलावा हमारे पास बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी ये देखा कि जो सोडियम क्लोराइड और शुगर है वो वाटर में डिसॉल्व हो रही है, बट सोडियम क्लोराइड और शुगर जो है वो बेंजीन में सॉल्युबल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास नैप्थलीन और एंथ्रासीन जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जबकि नैप्थलीन और एंथ्रासीन जो है वो बेंजीन में सॉल्युबल है। तो हम किस बेसिस पे ये बात बोल रहे हैं? तो सबसे पहली चीज़ कि आपके पास जो पोलर सॉल्यूट्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्यूट्स जो हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। इसका मतलब एक सॉल्यूट जो है जब भी वो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, अगर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सेम है तभी वो डिसॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड हमने यूज़ किया पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है? जिसके पोल्स क्रिएट होंगे। और पोल्स क्रिएट होने का मतलब क्या है? जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा, जिसको हम पार्शियल चार्जेस से बताते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। जैसे हम NaCl की अगर बात करते हैं तो NaCl में क्या हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और Cl में क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। दूसरी तरफ वाटर में H2O है, तो ये किस फॉर्म में होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अगर ये कंबाइंड फॉर्म में है तो हम इस पर पार्शियल चार्ज लिखते हैं, अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया, इसको डिसोसिएट कर दिया, तो हम इस पर कंप्लीट चार्ज मेंशन करते हैं। ठीक है, तो अब ये NaCl है, इस पर चार्जेस आ रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, पोलर कंपाउंड हो गया। और ये किस में डिसॉल्व हो रहा है, वाटर में, जो कि एक पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि एक पोलर चीज़ जो है, पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और एक नॉन पोलर सोल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। क्लियर? अब इसमें सॉलिबिलिटी को समझने के लिए हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होता है डिसोल्यूशन प्रोसेस और एक होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। आपने क्या किया, आपने एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट सपोज वाटर ले लेते हैं हम, इसमें आप सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो। तो जैसे ही सॉल्यूट को ऐड करते जा रहे हो तो सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता जा रहा है, और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके पास इंक्रीज होती जा रही है, मतलब सॉल्यूट की अमाउंट जो है इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पर सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जा रहा है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिसोल्यूशन। अब होगा क्या, अब आपने मान लीजिए ये सॉल्यूशन लिया, यार फिर से गलत हो रखा है, कितने टाइम तक होगी पता नहीं, एडिटिंग अच्छी खासी, यहाँ तक एडिटिंग करनी है, यहाँ तक एडिटिंग करते हैं ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपने नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपने क्या लिया, एक सॉलिड सोल्यूट लिया, उसको आप डिसॉल्व कर रहे हो किसी सॉल्वेंट में, तो ये डिसॉल्व होता जा रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस बोल रहे हैं।
ऐसा प्रोसेस जहाँ पर आप सॉल्यूट ले रहे हो, सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हो, वो डिज़ोल्व हो रहा है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके पास इंक्रीज़ होती जा रही है। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डिसोल्यूशन प्रोसेस। अब आगे क्या होगा, जैसे ही आप इसमें सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डालते जा रहे हो, तो जो इसमें ऑलरेडी सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे वो कमिंग सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ कलाइड कर रहे हैं और वो सेपरेटेड आउट हो रहे हैं सॉल्यूशन से। कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जैसे आपने डिसॉल्व किया, एक स्टेज के बाद क्या हो रहा है कि जब आप इसमें और सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाल रहे हो, तो ये जो ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, ये इस कमिंग पार्टिकल के साथ कलाइड कर रहे हैं और वो सेपरेटेड आउट हो रहे हैं। और वो क्या हो रहे हैं? सेपरेटेड आउट हो रहे हैं। जैसे ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स आपने डिसॉल्व कर दिए, अब आप फर्दर इसमें और सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल रहे हो, तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये इनकमिंग सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ कलाइड करेंगे और सॉल्यूशन से जो सेपरेटेड आउट होते जाएंगे और वो सेटल डाउन हो जाएंगे और हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में दिखेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारे पास क्या था? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर आपके पास कमिंग सॉल्यूट पार्टिकल्स जो ऑलरेडी सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उसके साथ कलाइड कर रहे हैं और सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो रहे हैं, उसको हम बोल रहे थे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अब उसके बाद एक ऐसी स्टेज रीच करेगी जहाँ पर दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो सेम रेट से होंगे, मतलब डिसोल्यूशन जो है उसका रेट क्रिस्टलाइजेशन के रेट के बराबर होगा। इस कंडीशन में जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूशन में जा रहे हैं वो बराबर होंगे जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे आपने ये सॉल्यूशन लिया, इसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, आप ऊपर से और सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप इसमें ऐड कर रहे हो और अगर वो इसमें डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो प्रोसेस है डिसोल्यूशन प्रोसेस। बट अगर आपने सॉल्यूट पार्टिकल्स ऊपर से ऐड किए, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे? इसके साथ कलाइड करेंगे जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और ये सेटल डाउन होते जाएंगे, नीचे अलग होते जाएंगे। ये प्रोसेस था क्रिस्टलाइजेशन। तो अब एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर ये डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट जो है वो सेम हो जाएगा। इसका मतलब जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स आपके पास एंट्री कर रहे हैं उतने ही सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं आपके पास अब सॉल्यूशन से निकल के क्रिस्टल फॉर्म में सेटल डाउन हो रहे हैं। तो उस स्टेज पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। और वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? आपके पास इक्विलिब्रियम प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर दो अपोजिंग प्रोसेसेस सेम रेट पे होंगे। और डायनेमिक का मतलब क्या है कि ये जो दोनों आपके पास काम हो रहे हैं वो सेम रेट से हो रहे हैं। ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है, रिएक्शन चल रही है, बट दोनों अपोजिंग प्रोसेस जो है उनका रेट जो है, उनकी स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जितने सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में आ रहे हैं वो बराबर होंगे जितने सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो आपके पास एक इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है और वो इक्विलिब्रियम क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन। एक सॉल्यूट आपके पास ऐड हो रहा है और सॉल्वेंट किस में ऐड हो रहा है और वो क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। और सेम टाइम पे क्या हो रहा है? सॉल्यूशन जो है उसको वो सेपरेट कर रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। क्लियर? इस स्टेज पे जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की सॉल्यूशन में वो कांस्टेंट रहेगी जब तक आपने कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट रखी। दैट मीन्स अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके पास जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो कांस्टेंट रहेगी। और सिमिलर प्रोसेस ही तब फॉलो होगा जब आप गैसेस को डिसॉल्व करोगे किसी लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्वेंट में। तो ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता उस कंडीशन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब क्या है? आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, आपने प्रेशर फिक्स कर दिया, उस टाइम पे जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था वो हो गया। ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। और दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे आपके पास और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट के साथ, वो कैसा होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। मतलब जहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड हो रहा है किसके साथ? अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट के साथ।
और वो कैसा होगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा और उसमें ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है उस सॉल्यूट की ऐसी सॉल्यूशन में, उसी को ही हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब आप सपोज कीजिए कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक एग्जाम्पशन ले लेते हैं कि हमने लिया सॉल्वेंट वाटर और सॉल्यूट हमने ले लिया शुगर। सपोज कीजिए आपने 100 ग्राम वाटर लिया, उसमें मैक्सिमम 36 ग्राम शुगर डिजोल्व हो सकती है एट 298 केल्विन। ठीक है, मैक्सिमम कितनी शुगर डिजोल्व हो सकती है, 36 ग्राम। एक ये हाइपोथेटिकली मैं आपको डाटा बता रही हूँ कि आपके पास मैक्सिमम 36 ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व हो सकती है 298 केल्विन पे। अगर अब आपने 298 केल्विन टेम्परेचर ही रखा और आप 36 की जगह 38 ग्राम उसमें शुगर डाल रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो शुगर डिजोल्व होने की बजाय वो सेटल डाउन हो जाएगी। और वो जैसे ही आप उसमें शुगर के पार्टिकल्स, जैसे ही शुगर आप उसमें डाल रहे हैं, तो वो ऑलरेडी जो शुगर सॉल्यूशन में डिजोल्व हो चुकी है उसके साथ कोलाइड करेंगे और जो शुगर के पार्टिकल्स हैं आपने एक्स्ट्रा 2 ग्राम जो डाले थे वो क्या होंगे, वो सेटल डाउन होते जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी इस कंडीशन में क्या होगी, 36 ग्राम। दैट मीन्स कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, एक ऐसी अमाउंट जो मैक्सिमम अमाउंट होगी किसी भी सॉल्यूट की एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में किसी फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर चेंज किया तो ये चांसेस है कि सॉल्युबिलिटी जो है आपके पास वो चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो सॉल्युबिलिटी है एक सब्सटेंस की, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। दैट मीन्स सॉल्यूट कैसा है आपके पास, सॉल्वेंट कैसा है। अब पढ़ेंगे अदर पैरामीटर्स जिसमें आएगा टेम्परेचर और प्रेशर। पहली चीज़, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो सॉलिबिलिटी जो है आपके पास सॉलिड की लिक्विड में, वो टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होती है। आप एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखिए जो हमने ऑलरेडी देखी थी, ये 2.10 सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, सॉल्यूशन के साथ। अगर हम इस इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हैं तो ये जो है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। और जब भी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आती हैं वो कैसे प्रोसेस को फॉलो करती हैं, ली चैटर प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। ली चैटर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो वो उसी इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहेगी। अगर आप उस पर कोई भी चीज़ों का चेंज कर रहे हो, जैसे आपने कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कर दिया, आपने टेम्परेचर का चेंज कर दिया, आपने प्रेशर का चेंज कर दिया, तो वो रिएक्शन की जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पर इन इफेक्ट्स को आप अंडू कर सकते हो, इन इफेक्ट्स को आप कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने अब मान लिया एक नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उसमें डिसोल्यूशन प्रोसेस है जो वो एंडोथर्मिक है। इसका मतलब आपने सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में और इस टाइम पे ये प्रोसेस जो हो रहा है ये कुछ हीट के साथ हो रहा है जो कि सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रही है उसमें कुछ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर ये प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दैट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है और आपने अब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से ली चैटर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि ये हीट लेके ये सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब क्या है, आपके पास सॉलिबिलिटी जो है इंक्रीज होगी। दूसरी तरफ अगर हम यही प्रोसेस की बात करें और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक मतलब आपके पास हीट रिलीज हो रही है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते इसकी सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो है बैकवर्ड शिफ्ट होती है। क्लियर। ये जो ट्रेंड्स हैं इसको एक्सपेरिमेंटली भी स्टडी किया गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है आपके पास अगर सॉलिड्स की सॉलिबिलिटी आप देख रहे हो लिक्विड के अंदर, क्योंकि हमें पता है सॉलिड और लिक्विड्स जो हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ये आपके पास इनकम्प्रेसिबल है, इस वजह से जो सॉलिबिलिटी है प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये जो हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट आता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अभी तक हमने डिस्कस किया था सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। बहुत सारी गैसेस जो है वो वाटर में डिजोल्व होती हैं। ऑक्सीजन जो है उसका बहुत ही थोड़ा अमाउंट जो है वाटर में डिजोल्व होता है, बट इतना सफिशिएंट होता है कि एक्वाटिक लाइफ को वो सपोर्ट कर सकती है। सो सॉलिबिलिटी जो गैसेस की वो इंक्रीज होगी प्रेशर के साथ। जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे सॉलिबिलिटी जो है इंक्रीज होती जाएगी। इस सिस्टम को अब देखते हैं। अब हम क्या ले रहे हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जहाँ पर गैसेस जो है वो सॉल्यूट है और लिक्विड है वो क्या है, सॉल्वेंट है। एक फिगर कंसीडर करते हैं, इसका फर्स्ट ए पार्ट देखिए।
सबसे पहले जो बॉटम में हमारे पास है वो क्या है, सॉल्यूशन है। ये बॉटम में हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन के ऊपर जो आपके पास गैसेस प्रेजेंट हैं, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये क्या होंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये जो ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं ना, ये आप क्या है, गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जितने गैसेस पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन में एंटर कर रहे हैं उसका रेट सेम होगा जितने गैसेस पार्टिकल इस सॉल्यूशन से बाहर जा रहे हैं। अभी तक हमने एक पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात की थी। अब हम मान लेते हैं हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज होने से जो नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम मान लो इतने वॉल्यूम में पहले ये वाले थे और अब ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितने गैसेस पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और जितने गैसेस पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूशन के सरफेस पे आके कोलाइड कर रहे हैं वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी जो है आपके पास एक गैसेस सिस्टम की वो इंक्रीज हो रही है जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो। और एक फाइनली एक फिर से ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने एक इसका पहले क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया था और उन्होंने ये बोला था कि सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर से रिलेट करती है। जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये लॉ ने हमें क्या बोला कि कोई भी सॉल्युबिलिटी है गैसेस की लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर ऑफ गैस के। तो इट मीन्स कि अगर आपने गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज करनी है तो आपको प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये एक डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। डेल्टन ने दूसरी तरफ ये बात करी कि जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की लिक्विड के अंदर वो एक फंक्शन है पार्शियल प्रेशर का। अब पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास किसी सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं तो हर एक गैस एक अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगी, तो वो इंडिविजुअल प्रेशर जो है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर है। तो हमारे पास डेल्टन ने क्या बोला कि कोई भी गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो एक फंक्शन है पार्शियल प्रेशर का। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन को कंसीडर करें एज अ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है आपके पास गैसेस की सॉल्यूशन के अंदर वो प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर के उस गैस के ओवर द सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है। इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। क्या बोलता है कि अगर हम सॉल्युबिलिटी को कंसीडर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन जो है उस गैस की सॉल्यूशन के अंदर वो प्रोपोर्शनल होगी उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म जो हेनरी लॉ की है वो ये बोलती है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस का वेपर फेज में, जो पार्शियल प्रेशर है किसका, गैसेस का वेपर फेज में, वो प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। दैट मीन्स जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी से। क्लियर। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। अभी हमने बात की कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन को एक्स से सिंबलाइज कर रहे हैं और पार्शियल प्रेशर को हम पी से सिंबलाइज कर रहे हैं। तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा और इसी कांस्टेंट को हम नाम दे रहे हैं हेनरी कांस्टेंट। अगर हम इसको कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन से तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। इसका एक ग्राफ भी देख लेते हैं। हमने लिया पार्शियल प्रेशर जो है HCl का टोर में और मोल फ्रैक्शन ली HCl के, इसका सॉल्यूशन साइक्लोहेक्सेन में। तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आई जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और जिसका इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है आपके पास, हेनरी कांस्टेंट है विच इज़ योर KH। क्लियर। सो हेनरी कांस्टेंट जो है वो क्या है, एक नेचर ऑफ गैस का फंक्शन है। मतलब जैसे ही आपने गैसेस जो है चेंज करी हेनरी कांस्टेंट उनके लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये अबव इक्वेशन जो हमने लिखी है विच इज़ इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। अगर एक पर्टिकुलर प्रेशर की हम बात करते हैं, KH की वैल्यू अगर बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर प्रेशर मतलब प्रेशर की वैल्यू आपने फिक्स कर दी, उस कंडीशन में अगर KH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो X की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। X रिलेट कर रहा था सॉल्युबिलिटी से, इसका मतलब जैसे ही हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रेशर की बात कर रहे हैं। क्लियर।
अब हमने कुछ गैसेस के लिए आगे देखेंगे, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उनके लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है। हेनरी कांस्टेंट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, आपके पास मोल फ्रैक्शन कम हो रही है, और मोल फ्रैक्शन कम हो रही है इसका मतलब क्या है, जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो भी क्या हो रही है, आपके पास कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं। नाइट्रोजन 293 केल्विन पे जो उसका हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है वो 76.48 है, और नाइट्रोजन 303 केल्विन पे उसके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 88.84। इसका मतलब जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है। अब सेम प्रेशर रखना है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। यही रीज़न है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो मोर कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में रेदर देन वार्म वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा होगा। टेम्परेचर कम हो रहा होगा इसका मतलब क्या है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम है इसका मतलब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है। क्लियर। इसी के बेसिस पे अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry constant of nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. Clear? अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमने ये बताना है कि कितने मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो डिज़ोल्व हो सकते हैं 1 लीटर वाटर में। अब ये मान के चल रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है ये पार्शियल प्रेशर लगा रहा है 0.987 बार, और हेनरी कांस्टेंट जो है इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें दिया हुआ है 76.48 किलो बार। अब दो चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं। देखो, हमें निकालना है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मोल्स निकालने के लिए हमें एक चीज़ पता है, हेनरी कांस्टेंट और प्रेशर रिलेट करता है। प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। हमें ये प्रेशर दिया हुआ है, हमें ये हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब पहले अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल लें और फिर जो सॉल्वेंट है विच इज़ योर वाटर, उसके अगर हम मोल्स निकाल लें तो हम बहुत ईजिली ये बता सकते हैं कि कितने मोल्स या मिली मोल्स जो है नाइट्रोजन डिजॉल्व हो रही है। क्लियर। तो सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं हम मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन हमने निकालनी नाइट्रोजन की, वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट। अब हेनरी कांस्टेंट हमें किलो बार में दिया हुआ है और पार्शियल प्रेशर हमें बार में दिया हुआ है। हमेशा सेम ही यूनिट डिवाइड हो सकती हैं, तो हमें ये बार में लिखा, किलो बार से हमने इसको बार में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गई नाइट्रोजन की 1.29 इंटू 10⁻⁵ क्लियर। अब इसने हमें एक चीज़ दी हुई है 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट मीन्स इसका भी कोई सिग्निफिकेंस होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर आप 1 लीटर ऑफ वाटर की बात करते हो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, 1000 ग्राम है। ठीक है। और अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर का मतलब क्या है, टोटल अगर हम इसका मास देखें वो क्या आएगा, 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर देखें तो कितने आएंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 18 विच इज़ इक्वल टू 55.55 मोल्स। क्लियर। तो हमें ये पता चल गया कि वाटर के मोल्स जो है वो कितने हैं। मोल फ्रैक्शन हमारे पास नाइट्रोजन की आ गई है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की हम वैल्यू इजीली बता सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि डिनोमिनेटर में जो ये n है ये नेग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि n की जो वैल्यू है कंपैरेटिव टू 55.5 बहुत ही कम होगी, इसलिए n को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमें मोल फ्रैक्शन पता है, हमने उसको रिलेट कर दिया इस फॉर्मूले से। यहाँ से हमारे पास आगे नंबर ऑफ मोल्स, बट हमें तो मिली मोल्स की बात करनी है, तो मोल्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिली मोल्स, जो कि मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। अब आता है हेनरी लॉ की एप्लीकेशन, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हेनरी लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रीज़ में भी, और कुछ बायोलॉजिकल फिनोमेनास भी ये एक्सप्लेन करता है। सबसे पहली चीज़, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप देखते हो या सोडा वाटर बॉटल्स देखते हो, उस केसेस में जैसे आप उसको ओपन करते हो वहाँ से एक गैस निकलती है। होता क्या है कि
CO2 की जो सॉलिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, हमें पता है गैसेस की जो सॉलिबिलिटी है वो कैसे इंक्रीज़ होती है, प्रेशर से इंक्रीज़ होती है। तो सॉलिबिलिटी जो है आपके पास CO2 को इंक्रीज़ करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में उस बोतल को हाई प्रेशर से सील किया जाता है। तो जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, गैसेस एकदम से एस्केप्ड आउट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है कि जैसे ही कोई चीज़ अंडर वाटर है, कोई चीज़ पानी के बहुत नीचे है, वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और कोई चीज़ हाई एल्टीट्यूड्स पे है वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो स्कूबा डाइवर्स क्या होता है, जब वो डाइविंग करते हैं उस टाइम पे आप अंडर वाटर वो डाइव कर रहे हैं, अंडर वाटर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब जो गैसेस की सॉलिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। गैसेस की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो वो गैसेस हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो रही हैं उसकी अमाउंट भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जैसे ही स्कूबा डाइवर सरफेस पे आएंगे वहाँ पर एकदम से प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से जो भी गैसेस डिज़ोल्व हुई थी वो एकदम से रिलीज़ होंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देंगे, और एक ऐसी कंडीशन होगी जिसको हम बोलते हैं बेंड्स। ये बेंड्स पेनफुल भी हैं और ये बेंड्स जो है लाइफ के लिए डेंजरस भी हैं। इन बेंड्स को अवॉइड करने के लिए और हाई कॉन्सेंट्रेशन जो नाइट्रोजन की ब्लड में डिज़ोल्व हो रही है, इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो एक टैंक यूज़ करते हैं, और वो टैंक में क्या होता है, एयर होती है जो कि डाइल्यूटेड होती है हीलियम के साथ, नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर जो परसेंटेज होगी वो 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन होती है, और 32.1% क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। क्लियर। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, हाई अल्टीट्यूड्स पे आपके पास ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होगा ग्राउंड लेवल से। हमने अभी बात की कि ग्राउंड लेवल के कंपैरेटिव में अगर हम सी की बात करें तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और अगर ग्राउंड लेवल के कंपैरेटिव में हम हाई अल्टीट्यूड्स की बात करें तो प्रेशर जो है वो बहुत कम होगा। प्रेशर कम होने से मतलब क्या है, सॉलिबिलिटी जो है वो गैसेस की वो क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी है ब्लड में वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और जो भी आपके पास जो लोग हाई अल्टीट्यूड्स पे लेते हैं या क्लाइंबर्स होते हैं, उनमें ब्लड में ऑक्सीजन की वैल्यू कम होने से वो वीक हो जाएंगे और वो प्रॉपरली सोच नहीं पाएंगे, और इसी वजह से एक कंडीशन अराइज होगी जिसको हम बोलते हैं एनोक्सिया। क्लियर। अब स्कूबा डाइवर्स के साथ कौन सी कंडीशन थी, बैंड्स थी। अब हाई अल्टीट्यूड्स वाले पीपल के साथ एक प्रॉब्लम कौन सी हो रही है, विच इज़ नोन एज एनोक्सिया। अब बात करते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं टेम्परेचर के इफेक्ट को, बट यहाँ पर और डिटेल में देखते हैं। तो जो सॉलिबिलिटी है गैसेस की लिक्विड में वो डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। जब आप गैसेस को डिज़ोल्व करोगे तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड फेज में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो कैसा है, लिक्विड है। तो सॉल्वेंट का ही फेज होता है जो सॉल्यूशन फेज होता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट होंगे, लिक्विड फेज में प्रेजेंट होंगे। और डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको हम सिमिलर मान सकते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस से, और इस टाइम पे हीट इवॉल्व होगी। अभी हम पीछे ये पढ़ चुके थे ली-चार्ट्रे प्रिंसिपल, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो रही थी, बैकवर्ड शिफ्ट हो रही थी। दैट मीन्स सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही थी। यही चीज़ यहाँ पर होएगी। अगर आपने गैसेस जो है लिक्विड में डिज़ोल्व हैं उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा तो सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। क्लियर। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब ये इंटेक्स क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Find this video useful, then click on the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.